टेलर महोदय ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का बहुत ही सूक्ष्मता और गहनता के साथ अध्ययन कर वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हालांकि हेनरी फ्योल व एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों ने ही प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दोनों के प्रबंध के सिद्धांत भले ही अलग अलग थे, किंतु दोनों का आधार एक ही था। दोनों ही प्रबंधकीय क्षमताओं व दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। चूंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रबंध के सिद्धांतों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया, इसलिए इनके सिद्धांतों को वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित है, जिसमें पहला सिद्धांत है कार्य अनुमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार टेलर महोदय ने कहा कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसका अनुमान लगा लेना चाहिए कि किसी कार्य को हमें किस प्रकार करना है, उस कार्य को करने में कितना अनुमानित व्यय लगेगा, किसी कार्य को करने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और किस प्रकार उस समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने किसी भी कार्य को करने से पहले एक अनुमान लगाने कहा है। दूसरा है प्रयोगों का सिद्धांत। प्रयोगों के सिद्धांत के अंतर्गत टेलर महोदय ने श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए 3 अध्ययन किए। समय अध्ययन, दूसरा गति अध्ययन, तीसरा थकान अध्ययन। पहला है समय अध्ययन। इस अध्ययन के अंतर्गत टेलर महोदय ने श्रमिकों के समय का अध्ययन किया कि किसी भी उपक्रम में श्रमिक जो है कितना समय लगाते हैं और वास्तविक में कितना समय लगना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक स्टॉप वॉच का प्रयोग किया। अब उन्होंने अपने उपक्रम में श्रमिकों के सामान्य रूप से वे कार्य करते हैं, उस कार्य को देखा और एक निष्कर्ष निकाला कि जो श्रमिक हैं, अगर उनको कार्य करने के निश्चित ढंग को ना बताया जाए तो वे कार्य करने में दुगना समय लगाते हैं और जितना समय उन्हें लगना चाहिए उससे अधिक समय वे अपने कार्य में लगाते हैं और 50% ऐसी हरकतें करते हैं जो अनावश्यक रहती है और इसी के कारण जो समय है वो दुगना हो जाता है। तो टेलर महोदय का यह कहना है कि किसी भी श्रमिकों को अगर हम कार्य करने के अगर ढंग को बताएं कि किस तरीके से कार्य को करना है तो निश्चित ही जो श्रमिकों द्वारा लगने वाला समय है वो कम होगा। दूसरा है गति अध्ययन। इस अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने श्रमिकों के गति का अध्ययन किया कि किस प्रकार किसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ विधि द्वारा संपन्न किया जाए, ये उसके गति अध्ययन के अंतर्गत था। अब इसके लिए उन्होंने अपने उपक्रम के जितने भी श्रमिक थे उन श्रमिकों को उनकी गति को उन्होंने उनका अध्ययन किया और इसके लिए वे ऐसे स्थान पर चले गए जहां से श्रमिक उन्हें न देख पाए, लेकिन वे अब श्रमिकों की हरकतों को पूरी तरीके से देख सके। और उन्होंने निष्कर्ष के तौर पर यह देखा कि अगर किसी भी श्रमिकों को कार्य करने की अगर हम श्रेष्ठतम विधि ना बताएं, उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण ना दें, तो वे ठीक तरीके से कार्य नहीं करते हैं और वे अपनी क्षमता से 50% कम गति से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए टेलर महोदय ने कहा है कि कर्मचारियों को समय समय पर क्या दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण देने से उनकी जो कार्य करने की गति है वो क्या होगी, बढ़ेगी और वो कार्य को बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। तीसरा है थकान अध्ययन। इस अध्ययन के अंतर्गत टेलर महोदय ने श्रमिकों के थकान का अध्ययन किया कि श्रमिक जो है क्यों जल्दी थक जाते हैं और उन्होंने यह देखा कि यदि हम श्रमिकों से लगातार कार्य करवाते हैं तो निश्चित ही उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और वे जल्दी थक जाते हैं। इसलिए टेलर महोदय का कहना था कि अगर हम अपने उपक्रम में श्रमिकों से कार्य करवाते हैं तो उन्हें बीच बीच में विश्राम या आराम देना चाहिए ताकि उनकी कार्य क्षमता बनी रहे। इसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल पेय पदार्थ हो गया, नाश्ता हो गया, तो इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कार्य के बीच में वे थोड़ा सा आराम करें और फिर उसके बाद वे उसी क्षमता से कार्य को संपादित करें। तो इस तरीके से टेलर महोदय ने 3 प्रकार के अध्ययन किए श्रमिकों पर। समय अध्ययन, जिसके द्वारा श्रमिकों के समय का अध्ययन किया गया। गति अध्ययन, श्रमिक किस गति से कार्य करते हैं उसका अध्ययन किया गया। थकान अध्ययन, श्रमिक क्यों जल्दी थक जाते हैं इसका अध्ययन टेलर महोदय ने किया। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं नियोजन का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अंतर्गत टेलर महोदय ने कहा कि किसी भी उपक्रम में एक योजना विभाग होना चाहिए और ये योजना विभाग द्वारा जो दैनिक कार्य होते हैं उसे एक सूचना पटल पर प्रदर्शित करना चाहिए ताकि जो कर्मचारी हैं वे अपनी कार्य स्थिति को अच्छी तरीके से जान जाए। जैसे कि हमने पढ़ा बच्चों की प्रबंध का जो प्रमुख कार्य होता है नियोजन के अंतर्गत हम क्या बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। तो उन्होंने भी नियोजन पर जोर दिया है कि किसी भी कार्य की अगर हम योजना बनाते हैं तो कर्मचारियों को कौन से कार्य कब करने हैं, किस प्रकार करने हैं, ये स्थिति क्या हो जाती है, सरलता से उन्हें पता चल जाती है। तो इस प्रकार से नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने किसी भी कार्य की योजना को बनाने पर क्या दिया है, जोर दिया है। चौथा है वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत टेलर महोदय जी ने कहा है कि जो कर्मचारियों का जो चुनाव हो वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जो बहुत अधिक योग्यता वाले कर्मचारी हैं उनको हम अपने उपक्रम या संगठन में रखें, किंतु हमें उपक्रम अपने संगठन में उसी व्यक्ति को कार्य देना है जो उस कार्य को करने के योग्य हो। अतः हम कह सकते हैं कि सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाए। और प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा कि श्रमिकों की कार्य क्षमता में हमेशा बढ़ोतरी होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, इसलिए समय समय पर उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर पांचवा है कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार टेलर महोदय ने कहा है कि कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उपक्रम में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई किसी संगठन में किसी का हाथ पक्ष मजबूत है, किसी की आंखें, किसी का मस्तिष्क मजबूत है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के संगठन में हम लोग देखते हैं और हमको इसी के आधार पर कर्मचारियों का युक्तिपूर्ण विभाजन करना है। कहने का तात्पर्य है कि जो कर्मचारी जिस कार्य को करने के सबसे अधिक योग्य है उसे वही कार्य प्रदान करना है, सही व्यक्ति के लिए सही कार्य का चुनाव। इस प्रकार से कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन करने से जो श्रमिक है वो किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक क्या करते हैं, उसे पूर्ण करते हैं। छठवां है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। इसे विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का भी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार टेलर महोदय ने कहा है कि यदि इस सिद्धांत में टेलर महोदय का कहना है कि जो श्रमिक काम करते हैं उनके समय के आधार पर नहीं, उनके कार्य के आधार पर उन्हें मजदूरी प्रदान की जाए। कहने का तात्पर्य है कि जो कर्मचारी या मजदूर जितना प्रमापित दर से कार्य करता है उसे उतना ही मजदूरी, प्रमापित मजदूरी दी जाए। अगर वो निश्चित प्रमापित कार्य नहीं कर पाता है तो उसे उतना मजदूरी या वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जो कर्मचारी जितना अच्छी तरीके से कार्य करता है उसके अनुसार ही उसके वेतन व मजदूरी का निर्धारण किया जाना चाहिए, और अगर वह कार्य नहीं करे तो दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। सातवां है सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव। इस सिद्धांत के अंतर्गत टेलर महोदय ने कहा है कि हम जिस उपक्रम या संगठन में वस्तु का निर्माण करते हैं उसके लिए जो कच्ची सामग्री है वो काफी क्या होनी चाहिए, प्रमापित होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मतलब हमें अपने उपक्रम के अंतर्गत जो सामग्री का हम चुनाव कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, बहुत ही प्रमापित होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम सामग्री लाएंगे वैसे ही हमारा उत्पादन होगा। इसलिए उन्होंने सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव मतलब सामग्री की प्रमापितता पर क्या दिया है, जोर दिया है कि जो सामग्री है वह मानकीकृत होना चाहिए। आठवां है प्रमापीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार टेलर महोदय ने कहा है कि हर कार्य, संगठन में जितना भी कार्य होता है वो प्रमापीकृत होना चाहिए, चाहे कार्य करने का ढंग हो, चाहे हमारा उत्पादन हो, चाहे हमारी सामग्री हो, हर एक चीज जो होती है वो प्रमापित होनी चाहिए। इसके बाद है नौवां मानसिक क्रांति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार टेलर महोदय ने कहा है कि कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी मजदूर वर्ग हैं ये सब भी एक साथ मिलकर कार्य करने की भावना होनी चाहिए। उपक्रम कर्मचारी के लिए और कर्मचारी उपक्रम के लिए ये चीज निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो उपक्रम है, जो संगठन है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है
और उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें सामूहिक रूप से क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ भावना से हम कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर व्यक्तिगत स्वार्थ से कोई कार्य करते हैं तो हम अपने जो लक्ष्य हैं उसको पा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने मानसिक क्रांति के सिद्धांत को कहा है कि अगर हमको एक उद्योग या संगठन में कार्य करना है तो सभी को मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा, तभी हम अपने उद्योग के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। टेलर महोदय जी ने जो 10वां सिद्धांत बताया है वो सिद्धांत है क्रियात्मक संगठन या कार्यात्मक फोरमैनशिप। इसे 8 नेता वाली योजना भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत टेलर महोदय ने कहा कि किसी भी कारखाने के अंदर, किसी भी उपक्रम के अंतर्गत हमें कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देना चाहिए और हर एक विभाग में हमको एक विशेषज्ञ द्वारा सभी कार्यों को संपन्न करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत कारखाना प्रबंधक, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, कारखाना प्रबंधक, उन्होंने कारखाने के प्रबंधक के अंतर्गत 2 उप विभाग बांटे हैं। पहला है कार्यालय सुपरवाइजर या नियोजन अधिकारी और दूसरा है कारखाना सुपरवाइजर या उत्पादन अधिकारी। इस तरीके से उन्होंने योजना विभाग में 4 विशेषज्ञ रखे हैं और उत्पादन विभाग में 4 विशेषज्ञ रखे हैं। अब जो हमारा योजना विभाग है, उस विभाग में जो पहला नायक है वो है कार्यक्रम लिपिक। इस कार्यक्रम लिपिक का कार्य है उन मार्गों का निर्धारण करना जिससे होकर कच्चा माल आएगा। दूसरा जो नायक है वो है निर्देशन कार्ड लिपिक। इस विशेषज्ञ के द्वारा जो कार्य है वो ये है कि काम करने की आदेश पत्र तैयार करना तथा उससे संबंधित कर्मचारी तक उसे पहुंचाना। तीसरा जो हमारा नायक है वो है समय व लागत लिपिक। इस विशेषज्ञ का कार्य है कि कार्य संबंधी प्रमापित समय और श्रमिकों द्वारा अमुक कार्य करने के लिए दिए गए समय का क्या करना, हिसाब करना। चौथा जो नायक है हमारा वो है अनुशासन लिपिक। इस विशेषज्ञ का कार्य है कि कार्यस्थल पर अनुशासन को बनाए रखना। इसी तरीके से उन्होंने उत्पादन विभाग के अंतर्गत जो 4 नायक विभाजित किए हैं, उनका जो कार्य है वो इस प्रकार है। पहला है टोली नायक। इस टोली नायक का जो कार्य है वो है कार्य करने के लिए जितने भी मशीन है, औजार है, उनकी श्रमिक है, उनके लिए व्यवस्था करना। दूसरा है गति नायक। इस गति नायक का कार्य है कि उत्पादन की योजनाबद्ध जो रफ्तार है बनाए रखना। अगर कोई देरी हो रही है कुछ तो उसके देरी होने के कारणों का पता लगाना। तीसरा है मरम्मत नायक। तो मरम्मत नायक के अंतर्गत इसका कार्य है कि मशीनों का रखरखाव व समुचित सफाई की व्यवस्था करना। और चौथा है निरीक्षक। निरीक्षक का कार्य है निर्मित वस्तुओं की प्रमाप के अनुसार जांच करना। तो इस प्रकार क्रियात्मक संगठन या कार्यात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत टेलर ने 2 उप विभाग बनाए हैं और उन 2 उप विभागों में 4-4 विशेषज्ञ नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ जो है अपना कार्य जो है वह कुशलता पूर्वक संपादित करेंगे। इस तरीके से कार्य का भी बंटवारा हो जाएगा, हमें विशिष्टीकरण का फायदा भी मिल जाएगा और जो व्यक्ति, जो नायक जिस कार्य के अनुरूप है, हमें उस व्यक्ति को ही उस कार्य के अंतर्गत हमें उसको लगाना पड़ेगा। तब जाकर हमारा जो किसी उद्योग या संस्था का उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा टेलर द्वारा प्रतिपादित जितने भी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं। इस वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार यदि किसी उपक्रम में या किसी उद्योग में यदि श्रमिकों से कार्य करवाया जाता है तो निश्चित ही हमें कम समय पर, कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। हम अपने उद्योगों के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे और हमें अपने उद्योगों में सफलता हासिल होगी। तो ये था हमारे टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत।